प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सबका दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन किट्स। इट इज़ अ पोएम ऑफ क्लास 12th यूपी बोर्ड। आज हम कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड की कविता अ थिंग ऑफ ब्यूटी का अध्ययन करेंगे, जो कि जॉन किट्स के द्वारा लिखित है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट दी जॉन किट्स। सबसे पहले हम जॉन किट्स के बारे में जान लेते हैं। जॉन किट्स वाज बॉर्न इन लंदन इन द ईयर 1795। जॉन किट्स का जन्म लंदन में 1795 ईस्वी में हुआ एंड डाइड इन रोम इन 1821 एट द यंग एज ऑफ 25 ड्यू टू इलनेस। और सन 1821 ईस्वी में सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। ही इज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। ये एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट के रूप में जाने जाते हैं। एंड हिज पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेंसुअल इमेजनरी इन हिज मोस्ट पॉपुलर वर्क विच इज़ अ सीरीज ऑफ ओड्स। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें ओड्स की जो सीरीज है वो ज़्यादा पॉपुलर हैं। और ओड्स इज अ लिरिकल पोएम विच इज मीन्ड फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओड्स किसी विशेष सब्जेक्ट, किसी विशेष थीम के ऊपर लिखी गई एक प्रकार की कविता होती है। टुडे हिज पोएम आर वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर क्रिएशंस इन इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य में आज के डेट में इनकी जो कविताएं हैं वो सबसे अधिक पॉपुलर, सबसे अधिक खोजी जाने वाली रचनाओं में से हैं। द एबव गिवन पोएट्री इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम हिज पोएम। जो एबव गिवन पोएट्री है, जो जिस पोएट्री को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो एक अंश है, एक भाग है एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस 1888। ये इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, जो कि 1818 में पब्लिश हुई थी। कंसिडर्ड टू बी एन एपिक पोएम, जिसे एक महाकाव्य के रूप में माना जाता है। इसी पुस्तक का, इसी महाकाव्य का एक अंश है जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। अब हम इस पोएम के बारे में भी जान लेते हैं। अबाउट द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ पोएम रिटन बाय द फेमस रोमांटिक पोएट जॉन किट्स। जैसा कि अभी मैंने आपको इससे पहले बताया, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई कविता है। द पोएम टेल्स अस हाउ नेचर एंड इट्स वंडर memorize us and take away all the sorrow that surrounds us from time to time। इस पर्टिकुलर कविता में जो पोएट है वो हमें ये बताता है कि किस प्रकार से प्रकृति और इसके जो वांडर हैं, इसकी जो आश्चर्यजनक वस्तुएं हैं, वो हमें मेमोराइज करती हैं। मेस्मराइज का मतलब होता है हमें आकर्षित करती हैं, मंत्रमुग्ध करती हैं। और जो हमारे सारोज हैं, जो कि हमारे चारों ओर हमें घिरे हुए हैं, उन्हें हमसे दूर करती हैं। आल्सो इफ़ वी नोटिस, एंडीमियन इज अ पोएम बाय जॉन किट्स फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1888। मैंने इससे पहले भी आपको बताया, एंडीमियन जो पोएम इनकी थी ये 1818 में पब्लिश हुई थी। एंड इट बिगिंस विद द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इस कविता की जो पहली लाइन थी, एंडीमियन की जो पहली लाइन थी, वो लाइन थी अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। और इसी फर्स्ट लाइन को ही इस कविता का टाइटल दिया गया। द पोएट सेज दैट अ ब्यूटीफुल थिंग कैन गिव अस एक्सट्रीम हैप्पीनेस। कवि कहता है कि जो ब्यूटीफुल थिंग है वो हमें एक्सट्रीम हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, वो अत्यधिक प्रसन्नता देता है। एंड डिलाइट Moreover, a beautiful thing is eternal that never declines or fades। जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं, जो सुंदर वस्तुएं होती हैं, वो एटर्नल होती हैं, नेवर लास्टिंग होती हैं। इनका कभी भी डिक्लाइंस नहीं होता, ये कभी भी फेड्स नहीं होते, कभी भी फीकी नहीं पड़ती। अब हम इस पोएम के बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ये जो पोएम है ये बेस्ड ऑन ग्रीक मेथोलॉजी अबाउट अ शेफर्ड नेम एंडीमियन। ये जो कविता है जिसे हम अध्ययन करने जा रहे हैं, ये कविता ग्रीक के पौराणिक कथाओं पर आधारित है,
जिसमें एक शेफर्ड है, एक गडेरिया है जिसका नाम एंडीमियन है, एंड हिज क्वेस्ट फॉर हिज लव डायना, और उसके अंदर डायना के लिए प्रेम की भूख है, लालसा है। डायना जो है वो एक गॉडेस है, एक देवी है जिससे वह प्रेम करता है। एंड हाउ इन हिज क्वेस्ट, और किस तरह से अपने क्वेस्ट में ही फॉल्स इन लव विद अर्थली मैडन, और बाद में वो अर्थली मैडन, इट मीन्स पृथ्वी पे ही मैडन जो होती है, मैडन का मतलब मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, वैसे तो मैडन का मतलब जो अप्सरा होती है, जो दरबार में जो निम्फ होती हैं उनको कहा जाता है। तो बाद में ये अर्थली मैडन के साथ हु लेटर टर्न्स आउट टू बी डायना इटसेल्फ, ये अर्थली मैडन से प्रेम करता है लेकिन बाद में वो खुद ही डायना में परिवर्तित हो जाती है। कुछ इस तरह की पौराणिक कथा ग्रीक लैंग्वेज में है और उसी पौराणिक कथा पर आधारित ये पोयम कवि ने लिखने का प्रयास किया है। नाउ अब हम इसके टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि इस लाइन की, इस पोयम की जो पहली लाइन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। अब हम इस पर्टिकुलर स्टेंजा को लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करेंगे। इस पर्टिकुलर स्टेंजा में जो पोएट है वो ये बताने का प्रयास करता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। तो एक सुंदरता वाली जो थिंग, जो वस्तु होती है, इज अ जॉय, वो जॉय होती है, वो आनंद होती है, फॉर एवर, सदैव के लिए, हमेशा के लिए। इस पर्टिकुलर स्टेंजा के इस पर्टिकुलर लाइन में जो पोएट है वो ये बताने का प्रयास करता है कि एक सुंदरता वाली जो वस्तु होती है, एक सुंदरता वाली जो चीज़ होती है, वो सदैव के लिए, फॉर एवर का तात्पर्य ऑलवेज है, वो सदैव के लिए आनंद देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस, इसका जो लवलीनेस है, इसका जो प्यारापन है, इंक्रीजेज, ये हमेशा बढ़ता रहता है, लगातार बढ़ता रहता है। इट विल नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, पास इनटू नथिंगनेस, पास इनटू नथिंगनेस का मतलब होता है इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो महत्व है, वो कभी कभी इतना नहीं परिवर्तित होता कि ये नथिंगनेस में चेंज हो जाए, ये तुच्छता में चेंज हो जाए, ये शून्य में परिवर्तित हो जाए। इट मीन्स यह कभी भी तुच्छता में परिवर्तित नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। बट विल कीप अ बावर, ये एक बावर, बावर का मतलब मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों अ शैडी प्लेस होता है, एक छायादार स्थान होता है। तो जो सुंदरता की जो वस्तुएं हैं वो एक बावर, एक ऐसा स्थान हमें प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे क्वाइट फॉर अस, जहाँ पे हमें शांति मिलती है, एंड अ स्लीप, और उस जगह पे जो स्लीप, जो नींद हमें मिलती है, वो फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, वो सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे सपनों से भरी हुई नींद मिलती है। एंड हेल्थ, स्वास्थ्य प्रद हमें नींद मिलती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, क्वाइट ब्रीदिंग, निश्चल श्वसन हमें प्राप्त होता है। इस पर्टिकुलर स्टेंजा की अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर स्टेंजा में द पोएट सेज दैट ब्यूटी स्टेज फॉर एवर, कभी ये आपसे बताना चाहता है कि जो सुंदरता होती है वो हमेशा के लिए होती है, ऐसा नहीं कि आज है और कल समाप्त हो जाएगी। इट नेवर फेड्स अवे, ये कभी भी फेड्स नहीं होता, ये कभी भी फीका नहीं पड़ता, बल्कि इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती जाती है। रेदर इट इंक्रीजेज विद द पासिंग टाइम,
जैसे जैसे समय पास होता है इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। द परसेप्शन ऑफ द पोएट रिगार्डिंग ब्यूटी इज दैट इट नेवर गोज ऑफ विद द पासिंग टाइम। सुंदरता के संदर्भ में जो कवि का परसेप्शन है, जो अपना दृष्टिकोण है, वो ये है कि जो ब्यूटी है वो कभी भी समय के साथ समाप्त नहीं होती। रेदर इट ब्यूटिफाइज मोर एंड मोर, बल्कि ये और ज़्यादा के रूप में ब्यूटिफाइज होता जाता है, बढ़ता जाता है। फॉर द पोएट ब्यूटी इज लाइक अ ब्यूटीफुल सैडी। ये जो पोएट है उसके लिए जो सुंदरता है वो एक ब्यूटीफुल सैडी के समान है, जो कि ट्री अंडर हुज शेड ऑल द क्रिएचर्स कैन स्लीप पीसफुली एंड एंजॉय गुड हेल्थ। कभी ये कहना चाहता है कि जिस प्रकार से एक सुंदर वृक्ष के नीचे जो छायादार स्थान होता है जिसमें कोई भी प्राणी आराम से शांति से सो सकता है, साथ ही साथ गुड हेल्थ का एंजॉय कर सकता है, ठीक इसी प्रकार से ब्यूटी का तात्पर्य इस पर्टिकुलर स्टेंजा में जो पोएट महोदय हैं वो आपसे बताने का प्रयास करते हैं। अब हम इस पर्टिकुलर स्टेंजा की कुछ लिटरेरी डिवाइस की बात कर लें। इस पर्टिकुलर स्टेंजा में डब्लू जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड का इस्तेमाल हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टेंजा का जो लाइन है जहाँ पे आपको स्लीप एंड स्वीट दो वर्ड आपको नज़र आ रहे होंगे, स्लीप एंड स्वीट, ये दो जो वर्ड हैं इन दोनों वर्ड में एस साउंड की रिपीटेशन है, अर्थात यहाँ पर एलिटरेशन का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप इसमें बावर क्वाइट ये शब्द देख सकते हैं। ये बावर क्वाइट जो शब्द है यहाँ इस पर्टिकुलर शब्द में मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 2 में देयरफॉर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, देयरफॉर ऑन एवरी मारो आर वी रीडिंग a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching, as in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits। वेरी इम्पोर्टेंट स्टेंजा है, और मैं आपसे बता दूं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये पोयम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। आप इसे बहुत ही ध्यान से समझें, लाइन बाय लाइन समझें। यदि आपको लगे कि ये वीडियो फास्ट चल रही है तो आप इसे नॉर्मल स्पीड में पॉज करके देखें ताकि आप इसे हर तरीके से अच्छे से समझ पाएँ। सो स्टेंजा नंबर 2 की जो पहली लाइन है जहाँ पे कवि कहता है देयरफॉर, इसलिए, अतः, ऑन एवरी मारो, यहाँ मारो का तात्पर्य टुमारो है, यानी प्रत्येक आने वाले कल के लिए। आर वी रीडिंग, रीडिंग का मतलब होता है गूंथना, रीडिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बुनना, ठीक है, जिसे हम वीव भी कहते हैं। तो ये जो पोएट है इस पर्टिकुलर लाइन में ये बताने का प्रयास करता है कि देयरफॉर, इसलिए, ऑन एवरी मारो, प्रत्येक आने वाले कल के लिए, आर बी रीडिंग, हम गूंथ रहे हैं, हम गूंथते हैं, अ फ्लावरी बैंड, फ्लावरी का मतलब फूलों से बना हुआ, बैंड का मतलब होता है माला, तो अ फ्लावरी बैंड का मतलब हुआ पुष्पमाला। तो हम प्रत्येक आने वाले कल के लिए एक पुष्पमाला गूंथते हैं। टू बाइंड मतलब होता है बांधना, टू बाइंड अस, जो हमें बांधती है, टू द अर्थ, इस पृथ्वी से। इस पर्टिकुलर स्टेंजा के इन 2 लाइन्स में पोएट आपसे ये कहना चाहता है कि किस प्रकार से हम प्रकृति से
स्वयं को बांधने का या बांधे रखने का प्रयास करते हैं। वो ये कहता है कि हम स्वयं को इस पृथ्वी से बांधे रखने के लिए एक फूलों की पुष्पमाला, एक फूलों का बंधन बना रहे हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, डेस्पोडेंस हियर रेफर्स टू निराशा। डेस्पोडेंस के बावजूद, निराशा के बावजूद, जीवन में निराशा है फिर भी हम एक पुष्पमाला तैयार कर रहे हैं ताकि हम पृथ्वी के साथ बंधे रहें। ऑफ इनह्यूमन दर्थ, इनह्यूमन दर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। नोबल नेचर्स का मतलब होता है मानवीय गुण, उत्कृष्ट गुण। इनह्यूमन दर्थ का मतलब होता है अमानवीय जो गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर, उसे इनह्यूमन कहते हैं। इनह्यूमन दर्थ, लैक ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, जहाँ पर मानवीय गुणों की कमी होती है, तो ये कहता है कि ऑफ इनह्यूमन दर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, उत्कृष्ट गुणों की, जो नेक, जो मानवीय गुण हैं, उनकी कमी के बावजूद ये बताने का प्रयास करता है कवि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कि श्रेष्ठ जो आचरण होने चाहिए, जो व्यक्ति के अंदर स्वभाव होने चाहिए, श्रेष्ठ आचरणों की अमानवीय कमी के बावजूद भी, साथ ही साथ ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी का मतलब होता है अवसादपूर्ण, अवसादपूर्ण दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल अनहेल्दी, अनहेल्दी का मतलब होता है कष्टकारक, अनहेल्दी, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, सभी प्रकार के कष्टकारक, सभी प्रकार के अस्वस्थ वर्धक, एंड ओवर डार्केंड वेज, और अंधेरे से भरे हुए वेज, वेज का मतलब होता है रास्ता, मार्ग, तो अंधकार से भरे हुए मार्ग, अंधकार पूर्ण रास्तों के बावजूद भी मेड फॉर आवर सर्चिंग, कभी कहता है कि हमें अपनी खोज को जारी रखना चाहिए, हमें अपनी खोज को हमेशा कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, कहता है हाँ, इन सभी तरह की चीज़ों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदर, सम का मतलब कुछ होता है और शेप का मतलब होता है आकार और ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता, तो कुछ सुंदर आकार की कोई वस्तु मूव्स अवे, मूव्स अवे का मतलब होता है, मूव्स अवे का मतलब होता है पर्दा हटा देना, तो जो सुंदरता है वो मूव्स अवे कर देती है, पर्दे को हटा देती है। द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, डार्क स्पिरिट का मतलब होता है अंधकारमय आत्मा, जो हमारा अंधकारमय आत्मा है, उस आत्मा के ऊपर से ये पाल को हटाता है। पाल का मतलब होता है वहम, पर्दा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्टेंजा के लास्ट इन 2 लाइन्स में कवि ये कहने का प्रयास करता है कि सभी प्रकार की विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो एक सुंदर वस्तु होती है, वो हमारे अंधकारमय आत्मा से वहम का जो पर्दा होता है, हमारे आत्मा पे जो एक पर्दा लगा हुआ है, उसे वो रिमूव कर देती है, उसे वो हटा देती है। वंस अगेन इस पर्टिकुलर स्टेंजा को समझने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेंजा है जिसे समझना अति आवश्यक है। इस पर्टिकुलर स्टेंजा में जो पोएट महोदय हैं, जो कवि महोदय हैं, वो कहते हैं एवरी डे इट इज़ द ब्यूटी विच फिल्स अस विद द स्पिरिट टू लाइफ। जो ब्यूटी है वो प्रतिदिन हमें
प्रेम से भर देती है। हमारे आत्मा के अंदर एक तरह की जो स्पिरिट है, हमारी जो आत्मा है, वो हमें इट इज़ द ब्यूटी विच फिल्स अस विद द स्पिरिट टू लिव। हमारे अंदर एक जीने की जो आत्मा है, जो सोल है, वो सुंदरता के द्वारा जाग जाती है। इट इज़ द ब्यूटी विच बिल्ड्स द डिजायर इन अस टू लाइव थ्रू देयर आर सैड मोमेंट्स। और ये सिर्फ सुंदरता ही है जो हमारे अंदर, हमारे सैड मोमेंट्स में, हमारे दुख के क्षणों में भी हमें जीने की एक इच्छा जागृत करती है। एंड क्रूअल पीपल अराउंड अस, सो हियर द पोएट वांट्स टू से दैट विदाउट ब्यूटी द अर्थ विल बी फुल ऑफ क्रूअल पीपल। यहाँ पे जो पोएट हैं वो कहना चाहते हैं कि सुंदरता के बिना ये जो पृथ्वी है ये पूरी तरह से निर्दयी लोगों से भरी हुई आभास होती है। सैड एंड ग्लूमी मोमेंट्स, और हर तरफ दुख होगा, निराशा होगा। इट इज़ द ब्यूटी विच इज़ क्रिएटेड बाई गॉड विच हेल्प अस टू रिमूव द सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट। ये ब्यूटी, ये सुंदरता ही है जो कि ईश्वर के द्वारा क्रिएट की गई है, रचित की गई है, जो हमें सैडनेस को, हमारे आत्मा से दुख को रिमूव करने में हमारी सहायता करती है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, आप इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें। पोएट कहता है, देयरफॉर ऑन एवरी मारो आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। कवि कहता है कि इसलिए हम प्रतिदिन हर आने वाले कल में एक फ्लावरी बैंड को, एक पुष्पमाला को गूंथते हैं जो हमें इस पृथ्वी की सुंदरता से बांधती है। स्पाइट ऑफ डिस्पोडेंस, निराशा के बावजूद, ऑफ इनह्यूमन दर्थ ऑफ नोबल वर्चूज, जो मानवीय गुण होते हैं, जो नोबल वर्चूज, जो उत्कृष्ट गुण होते हैं, उनकी भी कमी के बावजूद, उसकी भी कमी है। ऑफ द ग्लूमी डेज, जो ग्लूमी डेज हैं, जो अवसादपूर्ण दिन हैं, उनके बावजूद। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, और सभी प्रकार के कष्टकारक, अस्वस्थप्रद जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसके बावजूद अंधकार वेज, और जिस तरह से पूरी जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो भी अंधकारमय है, इनके बावजूद भी मेड फॉर आवर सर्चिंग, कहता है कभी कि हमें सुंदरता के लिए अपनी खोज जारी रखनी चाहिए। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी प्रकार के समसेप्स ऑफ ब्यूटी, जो सभी प्रकार की सुंदरताएं हैं, वो मूव्स अवे, वो हटा देती हैं, रिमूव कर देती हैं द पाल, पर्दे को, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, जो अंधकारमयी हमारा जो सोल है, जो आत्मा है, उस पे लगे हुए पर्दे को, जो सुंदरता है, वो पूरी तरह से रिमूव करने में हमारी सहायता करती है। स्टेंजा नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for them salvage a cooling covert make. Against the hot season, the mid forest brake reach with the sprinkling of fair musk rose blooms। ये स्टेंजा नंबर 3, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोयम है जिसे हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सच द सन, सच का मतलब होता है जिस प्रकार से, सन, सन का मतलब होता है सूर्य, मून, मून का मतलब होता है चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड, जो पुराने पेड़ होते हैं वो, एंड यंग, यंग का मतलब होता है नए, यानी पुराने और नए पेड़। नए कैसे तात्पर्य है जो अभी अभी जिनका पूरा विकास नहीं हो पाया है, जो अभी सैपलिंग्स के रूप में हैं, उनकी बात कर रहा है। स्प्राउटिंग अ सैडी बून, हियर स्प्राउटिंग का मतलब होता है प्रोवाइडिंग, प्रदान करती हैं। अ सैडी बून, बून का मतलब होता है वरदान, और शैडी का मतलब होता है छायादार। तो जिस प्रकार से सूर्य, चंद्रमा, पुराने पेड़ और नए पेड़ हमें एक छायादार वरदान स्प्राउटिंग करते हैं, प्रदान करते हैं,
फॉर सिंपल सीप, सिंपल सीप जो साधारण सा सीप, सीप का मतलब भेड़ होता है, जो एक साधारण सा भेड़ होता है उसे ये छाया प्रदान करते हैं। एंड सच आर डेफोडिल्स, डेफोडिल्स एक प्रकार की मछली है, नरगिस, माफ़ करिएगा, एक प्रकार का ये फूल है। डेफोडिल्स जो होता है वो इसको हिंदी में कुमुद भी कहा जाता है। तो ये जो डेफोडिल्स होते हैं विद ग्रीन वर्ल्ड, वो ग्रीन वर्ल्ड के साथ लीव करते हैं। ग्रीन का मतलब यहाँ पे हरे भरे, वर्ल्ड का मतलब संसार। दे लीव इन, जो डेफोडिल्स हैं जो कि हरे भरे संसार में साथ में रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स का मतलब यहाँ पे होता है छोटी छोटी स्वच्छ नदियाँ, जो छोटी मोटी नदियाँ हैं जो कि पूरी तरह से स्वच्छ हैं। दैट फॉर देम सेल्वेज, दैट फॉर देम सेल्वेज, जैसा कि आप देख सकते हैं ये उनके लिए अ कूलिंग, कूलिंग का मतलब होता है ठंडक भरा। तो एक ठंडक भरा कवर्ट मेक, कवर्ट का मतलब होता है आश्रय, मेक मतलब बनाती है। यहाँ पे कभी पूरी तरह से नेचर को समझाने का प्रयास करता है और पूरी तरह से नेचर के साथ रहने का प्रयास करता है। वो कहता है कि जो डेफोडिल्स है जो कि अपने हरे भरे संसार में साथ में जिंदगी जीता है, साथ में रहता है। एंड क्लियर रिल्स, और जो स्वच्छ नदियां हैं, दैट फॉर देम सेल्वेज अ कूलिंग कवर्ट मेक, वो उनके लिए एक ठंडक भरा आश्रय बनाते हैं, प्रदान करते हैं। साथ ही साथ अगली लाइन में जो कवि है वो ये कहता है गेंस्ट द हॉट सीजन, हॉट का मतलब होता है गर्म मौसम, हॉट सीजन का मतलब होता है गर्म मौसम। तो गर्म मौसम में, तपते हुए मौसम में जो जेंट्स हैं, जो जानवर हैं, उनके लिए एक ठंडक भरा आश्रय बनाता है। कौन? रिवर्स, छोटी छोटी नदियाँ। द मीड फॉरेस्ट ब्रेक, जो मीड फॉरेस्ट है, ऐसे ही जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल हैं, जिनके बीच में रीच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। बहुत ही अच्छी लाइन है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। इतनी अच्छी पोयम है कि जो आपको एकदम नेचर से जोड़ने का प्रयास करती है। इसमें कवि कहता है द मीड फॉरेस्ट, जो जंगल है उस बीच जंगल की जो रीच विद स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग का तात्पर्य है इन जंगलों में जो फैलाव हैं, रीच विद स्प्रिंकलिंग, जो विस्तृत फैलाव हैं, ऑफ फेयर मस्क रोज। फेयर का मतलब स्वच्छ है और मस्क रोज कस्तूरी गुलाब को कहा जाता है। तो जो कस्तूरी गुलाब हैं, इन कस्तूरी गुलाबों के जो फूल हैं उनका जो फैलाव है ऐसे ही बीच जंगल की झाड़ियों में हैं जो ब्लूम्स कर रही हैं, जो धीरे धीरे खिल रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपको ये जान के बड़ा ही आश्चर्य होगा कि जो जॉन कीट्स हैं वो सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने इतना कुछ लिख डाला कि ये 25 वर्ष की उम्र में इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए जो लोग लंबे समय तक जी करके भी नहीं पॉपुलर हो पाए। हम ऐसे पोएट, ऐसे कवि को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर स्टेंजा को वंस अगेन फिर से देखते हैं। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शैडी बून फॉर सिंपल सीप एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लाइव इन। इस पर्टिकुलर स्टेंजा में कवि कहता है कि जिस प्रकार से सन, सूर्य, जिस प्रकार से चंद्रमा, जिस प्रकार से पुराने और नए पेड़, स्प्राउटिंग अ शैडी बून,
स्प्राउडिंग हियर मतलब यहाँ पे कहता है जिस प्रकार से प्रोवाइडिंग करती है, प्रदान करती है, और सैडी बून एक छायादार वरदान, फॉर सिंपल शिप साधारण से भेड़ के लिए, एंड सच आर डेफोडिल्स और जिस प्रकार से डेफोडिल्स, जिस प्रकार से नरगिस, विद द ग्रीन वर्ल्ड इस हरे भरे संसार में, दे लाइव इन साथ में रहता है, एंड क्लियर रिल्स और जिस प्रकार से स्वच्छ नदियाँ, दैट फॉर देम सेल्वेज अ कूलिंग कवर्ट मेक एक ठंडक भरा आश्रय प्रदान करती हैं इन भेड़ों को, इन नरगिस को, इन डेफोडिल्स को, जेंट्स द हॉट सीजन और हॉट सीजन में, गर्म मौसम में, तपते हुए मौसमों में, जेंट्स यानी कि जानवरों के लिए एक ठंडक भरा आश्रय देती है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्त रोज ब्लूम और जिस तरह से जंगलों के मध्य में कस्तूरी गुलाब स्प्राउटिंग कर रही है, जिस तरह से कस्तूरी गुलाब खिल रही है, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा आभास हो रही है। इस पर्टिकुलर स्टेंजा में जो पोएट महोदय हैं डिस्क्राइब्स करते हैं द ब्यूटीफुल थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन ऑन अर्थ। इस पर्टिकुलर स्टेंजा में कवि उन चीज़ों की प्रशंसा करने का, वर्णन करने का प्रयास करता है जो सुंदर हैं, जो इस पृथ्वी पर प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं। दीज आर द सन, मून, ट्रीज, फ्लावर्स, डैफोडिल्स एंड रिवर्स। और वो सुंदर चीज़ें कौन कौन सी हैं? उन सुंदर चीज़ों में कभी सन सूर्य, मून चंद्रमा, ट्रीज पेड़ पौधे, फ्लावर्स फूल, जिसमें डैफोडिल्स को स्पेशली कवि ने रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया है, एंड द रिवर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो कि पृथ्वी पे पाए जाते हैं। पोएट सेज दैट ऑल दीज थिंग्स आर लाइक अ ब्लेसिंग बेस्ड ओब्ड ऑन ऑल क्रिएचर्स बाई अर्थ। ये कवि यहाँ पे इस चीज़ को वर्णन करने का प्रयास करता है, इस बात को समझाने का प्रयास करता है कि ये जो भी चीज़ें जो पृथ्वी पे आपको नज़र आ रही हैं, ये सब एक वरदान के समान है जो प्राणियों को स्वतः पृथ्वी के द्वारा प्रदान की गई है। ही फर्दर डिस्क्राइब्स दैट द ट्रीज प्रोवाइड अस विद दियर शेड। इस स्टेंजा में कवि ये भी हमें समझाने का प्रयास करता है कि ये जो पेड़ हैं, ये जो पौधे हैं, वो हमें अपना छांव प्रदान करते हैं। फ्लावर्स विद दियर ब्यूटी, सुंदरता के साथ फूलों को प्रोवाइड करते हैं। एंड रिवर्स विद दियर कूलनेस ड्यूरिंग द हॉट समर्स, और जो नदियां हैं वो गर्म मौसमों में हमें ठंडक प्रदान करती हैं। ऑल ऑफ दीज आर द ब्यूटीज ऑफ नेचर, ये सभी चीज़ें प्रकृति की सुंदरताएं हैं। विच आर लाइक अ बून फॉर अस, जो हमारे लिए एक प्रकार से वरदान के समान है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम लिटरेरी डिवाइस इन दिस स्टेंजा। अब इस स्टेंजा में कुछ लिटरेरी डिवाइस जो यूज हुए हैं उनकी भी हम बात कर लें। तो आप इस अगर स्टेंजा को देख पा रहे हैं तो इस स्टेंजा में स्प्राउटिंग सैडी एंड सिंपल शिप यहाँ पे आप देखिए, स्प्राउटिंग सैडी देखिए, इन वाक्यों में, इन वर्ड्स में एस साउंड का रिपीटेशन है, अतः यहाँ पे एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर नेक्स्ट आगे बढ़ें तो कूलिंग कवर्ड, ये दो वर्ड हैं, यहाँ पर भी एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। अब हम इमेजरी की बात कर लें तो यहाँ पे ट्रीज गिविंग शेड, ये जो वर्ड है ट्रीज गिविंग शेड, ये वर्ड भी आपको इमेजरी का एक उदाहरण है। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो ग्रोविंग प्रोसेस ऑफ डेफोडिल्स, जो डेफोडिल्स है जो कि अपने ग्रीन वर्ल्ड में, अपने ग्रीन दुनिया में रहती है। क्लीन रिवर स्ट्रीम्स, जो जहाँ यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं क्लियर रिल्स के रूप में आया हुआ है। इस लाइन में भी इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है। अगर आप लाइन को ध्यान से देखें तो स्प्राउटिंग सैडी बून, ये जो लाइन है यहाँ पे इमेजनरी यूज हुआ है। और नेक्स्ट हमने आपसे बताया यहाँ पे क्लीन रिवर स्ट्रीम्स, जो कि क्लियर रिल्स का तात्पर्य था, ये भी एक इमेजनरी है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट, डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लाइव इन, जहाँ पे आपको देख सकते हैं आप अपने स्टेंजा की लाइन में, डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लाइव इन, इस पर्टिकुलर लाइन में भी इमेजरी यूज हुआ है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे। एंड सच टू इज ग्रैंडवर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड आर रीड, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heavens bring। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेंजा, ये लास्ट स्टेंजा जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। इस लास्ट स्टेंजा में जो पोएट महोदय हैं वो कहते हैं एंड सच, और ऐसे ही, टू का मतलब यहाँ पे है भी, एंड सच टू, ऐसे ही, इज द ग्रैंडुअर, ग्रैंडुअर का मतलब होता है वैभव, ग्रैंडुअर का मतलब होता है वैभव, आप इसे जानते भी होंगे वैभव, और इसे हम दूसरी भाषा में अगर कहें तो मैग्निफिसेंस भी कह सकते हैं। ऑफ द डूम्स, डूम्स का मतलब होता है वेरी बैड सिचुएशन दैट कांट बी अवॉइडेड, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिससे हम बच नहीं सकते, या हम यूँ कहें तो कयामत का जो दिन होता है उस दिन की कभी बात करता है। तो वी हैव इमेजिन्ड, इमेजिन्ड का मतलब होता है कल्पना करना। फॉर द माइटी डेड, फॉर द माइटी डेड, डेड का यहाँ तात्पर्य है प्रलय, ठीक है। आल लवली टेल्स, जितने भी लवली टेल्स हैं, जितने भी प्यारी कहानियां हैं, दैट वी हैव हियर्ड, जिसे हमने सुनी, आर रीड, या जिसे हमने पढ़ा, एंड एंडलेस फाउंटेन, एंडलेस का मतलब होता है अनंत, जिसका अंत ही ना हो, एन एंडलेस फाउंटेन, एक अनंत सा फाउंटेन, फाउंटेन का तात्पर्य होता है फव्वारा, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल, इमोर्टल का मतलब होता है अमर, जो कभी न मरे उसे इमोर्टल कहते हैं। ड्रिंक का तात्पर्य यहाँ पे पेय है या अमृत कह सकते हैं। पोरिंग ऑन टू अस, पोरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ में, किसी चीज़ को उड़ेल देना, दैट इज कॉल्ड पोरिंग। पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, इट मीन्स, यहाँ ब्रिंक का मतलब है स्वर्ग का किनारा, तो ये हमें स्वर्ग के किनारे पर पोरिंग कर देता है, इट मीन्स ये हमें डुबो देता है। अब हम इस पर्टिकुलर स्टेंजा को वंस अगेन समझने का प्रयास करते हैं। इस पर्टिकुलर स्टेंजा में जो कवि है वो ये बताने का प्रयास करता है कि मृत्यु में भी सुंदरता है, ठीक है, मृत्यु में भी सुंदरता है, वो ये कहता है। एंड सच टू इज द ग्रैंडुअर ऑफ द डूम्स, डूम्स का मतलब मैंने भी आपको बताया कयामत के दिन, उसमें भी ग्रैंडुअर, उसमें भी वैभव, उसमें भी सुंदरता, कभी ये कहता है कि मृत्यु में भी सुंदरता है। नेक्स्ट, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डे, ये कभी कहता है कि हम लोगों ने इमेजिन किया, हम लोगों ने कल्पना की, हम लोगों ने कल्पना देखा, और कल्पना देखा और उन सभी तरह की प्यारी कहानियों को, सभी तरह की जो प्यारी कहानियाँ थीं उन्हें हमने हियर्ड किया, सुना, उसे पढ़ा, और एक अनंत फव्वारा जो कि इमोर्टल ड्रिंक, जो हमें एक अमर पेय, अमृत हमें प्रदान करती है, पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम हेवेंस ब्रिंक, और ये हमें स्वर्ग के किनारे पर से जो कि डुबोता रहता है, जो कि हमें आह्लादित करता रहता है, ऐसी सुंदरता की कभी इस पर्टिकुलर स्टेंजा में बात करता है। इस पर्टिकुलर स्टेंजा की तरफ अगर हम बढ़ें
तो इस पर्टिकुलर स्टेंजा में जो पोएट महोदय हैं फर्दर कैरीज ऑन विद डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोर ब्यूटीफुल थिंग्स इन प्रेजेंट ऑन अर्थ। पृथ्वी पे और भी जो सुंदर चीज़ें हैं उसका वर्णन इस प्रस्तुत पद्यांश में कवि महोदय करने का प्रयास करते हैं। Such as the beautiful musk roses which have such a nice fragrance. Then he described the tales of the mighty warriors who led their lives for their countries or for humanity. इस पर्टिकुलर स्टेंजा में जो कवि महोदय हैं ये उन शक्तिशाली योद्धाओं की कहानियों को भी याद करते हैं जो अपने जीवन को अपने देश के लिए, इस मानवता के लिए कुर्बान कर देते हैं। He says that these beautiful things are the gift from God for all of us. और ये साथ में ये भी कहते हैं कि जो ये सुंदर वस्तुएं हैं ये ईश्वर से हमें वरदान स्वरूप मिली हैं, एक आशीर्वाद स्वरूप मिली हैं। They are like a nectar given by God to us. ये हमारे लिए एक नेक्टर है, जैसा कि आप इस लाइन में देख सकते हैं। वो कहता है इमोर्टल ड्रिंक, तो एक नेक्टर है, एक पराग है गिवन बाय गॉड जो ईश्वर के द्वारा हमें दी गई। एंड दीज आर दोज ब्यूटीज विच आर इमोर्टल, और ये ऐसी सुंदरताएं हैं जो इमोर्टल हैं, जो अमर हैं, जो कभी समाप्त नहीं होने वाली हैं। एंड गिव अस अ रीजन टू लाइव ऑन दिस अर्थ डिस्पाइट हैविंग सो मेनी सारोज इन आवर लाइफ, और ये हमें इस पृथ्वी पर जिंदगी को जीने का एक अवसर देती हैं, एक कारण देती हैं, बहुत सारी दुखों के होने के बावजूद भी। व्यक्ति अपने लाइफ में, अपने जीवन में मेनी ग्रेप्स, मेनी सारोज को फेस करता है, बट जो पोएट महोदय हैं वो इन सुंदरताओं के द्वारा उसे इंस्पायर होकर के लाइफ को लीड करने की बात करते हैं। अब हम इस पर्टिकुलर स्टेंजा के कुछ लिटरेरी डिवाइस की बात कर लें। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, हैव हियर्ड, ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है इस पर्टिकुलर वर्ड में अलिट्रेशन का यूज हुआ है, यहाँ एच साउंड की रिपीटेशन हो रही है। इमोर्टल ड्रिंक्स, ये जो इमोर्टल ड्रिंक्स वर्ड है इस वर्ड में मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। राइमिंग स्कीम जो है वो इसके आप यूँ कह लीजिए कि एवरी स्टेंजा ऑफ द पोएम, आप जितने भी इस स्टेंजा के पोएम को देख पा रहे हैं वहाँ एक राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल हुआ है। अगर राइमिंग स्कीम की हम बात करें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप फर्स्ट स्टेंजा की तरफ अगर आप बढ़ें तो आप ध्यान दें, फॉर एवर एंड नेवर, दीज आर राइमिंग वर्ड्स। कीप स्लीप, these are also rhyming word. Breathing, reading, these are also rhyming word. Earth, दर्थ, ये rhyming words हैं। Days, wage, ये भी rhyming words हैं। तो इस तरह से अगर आप ध्यान से देखें तो आपको प्रत्येक लाइन के लास्ट में राइमिंग स्कीम, राइमिंग वर्ड नजर आएगी। ऑल, पॉल, मून, बून, डेफोडिल्स, रिल्स, मेक, ब्रेक। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें, ब्लूम्स, डूम्स, डेड, रीड, ड्रिंक, ब्रिंक, ये जितने भी वर्ड्स आपने देखे ये इनमें राइमिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम फॉर यू, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। आप सबको मैं एक बार फिर से ये याद दिला दूं, ये जो कविता जिसका अध्ययन हम आज कर रहे थे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी बोर्ड 2023 के लिए। यदि आप चाहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।